किसी भी सर्किट में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम क्या कहते हैं? करंट। वोल्टेज क्या है? यूनिट। वोल्टेज क्या होते हैं? वोल्टेज वो पावर होती है जो किसी भी करंट वो फोर्स या वो प्रेशर को इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में मदद दे। जी, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में हमारी मदद देते हैं, या वो प्रेशर जिसके तहत इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम वोल्टेज कहते हैं। करंट का यूनिट क्या है? एम्पीयर। ठीक है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। इसको हम ए से जाहिर करते हैं और इसको हम स्मॉल ई से। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को हम कैपिटल ई से। ठीक है। एक है आपके पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं रेजिस्टेंस। इसका यूनिट है ओहम। ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। अब हमारा एक है ओहम लॉ। ओहम लॉ ये है कि इस कानून के मुताबिक करंट जो होती है वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाती है। इस कानून के मुताबिक वोल्टेज बराह रास्त मुतनासिब है करंट के। ठीक है। यानी कि अगर आपके वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, बढ़ जाएगी। अगर आपके वोल्टेज कम हो रहे हैं तो करंट भी करंट भी कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि करंट वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब और रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब होता है। रेजिस्टेंस ये, इसके बिलअक्स का मतलब होता है इसके बटे नहीं आ रही है। ठीक है। इसके बटे में आ रही है। करंट जो है अप्लाई वोल्टेज के रास्त मुतनासिब और रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब। यानी कि आपका ये फार्मूला बन जाता है I = V/R। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी करंट बढ़ती है तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, यानी कि आप इसको 1/R खाली रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे, ये बटे में आ जाएगी बिलअक्स मुतनासिब। तो अब देखिए करंट बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस आपकी कम हो रही है। अगर आपकी करंट कम हो रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इसके मुताबिक उसने एक शर्त दी है। शर्त ये है कि इस सर्किट का इस टेंपरेचर सेम रहे। फिर से सुन लो, ओहम के कानून के मुताबिक करंट जो होती है वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब और रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब, बशर्त ये कि इनका टेंपरेचर सेम रहे। लेकिन टेंपरेचर सेम नहीं रहता, जिस वजह से क्या होता है अगर हम वोल्टेज को डील करें और करंट को, अगर इन दोनों को डील करें, अगर करंट बढ़ती है तो वोल्टेज आपके क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेम नहीं रहता हमारे पास। टेम्परेचर सेम ना रहने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाते हैं, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है। अगर आपकी करंट कम हो रही है तो आपके वोल्टेज बढ़ रहे होते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है आपकी बटे में जो आ रही है। ठीक है। अगर आपकी करंट बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। क्लियर? इस चीज़ की समझ आ गई? ओहम लॉ समझ आ गया? ये होता है आपका ओहम लॉ। और इसके मुताबिक आपके जो तीनों का ताल्लुक उसने बयान किया होता है, वो ताल्लुक ये होता है V/R यानी कि आपका R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो I का आपका V/R हो जाएगा। अगर आपने इसी फार्मूले में R मालूम करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? V/I। ठीक है। R इधर क्या, I इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका ताल्लुक आ जाता है। उसके बाद उसने क्वेश्चन दिया है कि रेजिस्टेंस जो है ये क्या होती है? किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के बहाव के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जहाँ भी कोई भी मटेरियल अगर यूज हो रहा हो तो उस मटेरियल की कुछ ना कुछ अपनी रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ करने में। अच्छा, अब एक एग्जांपल देता हूँ। आपका ये सोर्स है, इस सोर्स तक आपने वोल्टेज भेजनी है। सोर्स ये है सप्लाई, ये है आपकी आउटपुट। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक वायर लगा ली, एक कंडक्टर लगाया, तार लगाई है जो इस सप्लाई को इस आउटपुट तक आपके लेके जाएगा।
अब उस तार की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, जी बिल्कुल। रुकावट होगी ना। तो जितने अगर यहाँ पर आपके 220 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या आपको रेजिस्टेंस ने कुछ ना कुछ रोकने हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज जाया होंगे। जो जाया हो जाते हैं हम उनको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। जो हमारे वोल्टेज लाइन में ही जाया हो जाए, तार जो आपकी केबल हो रही होती है उसमें जब ना आगे बढ़ पाए यानी कि वहीं पर रह जाएं, खत्म हो जाएं, उनको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वो वोल्टेज जाया हो। जो आउटपुट में हमें एक्चुअल वैल्यू वो मिलती है, जो आउटपुट में हमें मिलती है उसको हम एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, यानी कि असल वैल्यू हमारी वो होती है जो हमें आउटपुट में मिलती है। सप्लाई पे जो है वो नहीं है हमारी, सप्लाई पे तो कितने मर्जी वोल्टेज देते, लेकिन अक्सर में जो हमारे पास कंडक्टर में से रेजिस्टेंस निकाल के, रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होने ड्रॉपेज निकाल के जो बाद में हमारे पास बचेंगे वो हमारे एक्चुअल वोल्टेज होते हैं। और आउटपुट में हमें मिसाल के तौर पर मिल जाएगा 220 है, यहाँ पर 200 वोल्ट मिलते हैं, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं? 20 वोल्टेज। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वोल्टेज क्या है तो आप बता दोगे वो प्रेशर जिसके तहत इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वो प्रेशर जो रेजिस्टेंस की वजह से जाया हो जाता है, वो वोल्टेज जो आपके उस रेजिस्टेंस की वजह से जाया हो जाए, आगे तक ना पहुंच जाए, वो हमारे वोल्टेज ड्रॉप है। एक्चुअल वोल्टेज आपके क्या होंगे? जो आपको आउटपुट पे मिल रहे हैं। जैसे एक अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में हम इनपुट पे सप्लाई देते हैं। जी सर। सप्लाई हमने दे दी। जी सर। अब सप्लाई दे के हमने उसको डिज़ाइन जिस तरह से किया है, अगर हमने उसको डिज़ाइन किया स्टेप अप करने के लिए तो वो वोल्टेज हमें बढ़ा के आउटपुट पे देगा। तो हमारे असल वोल्टेज कौन से होंगे? जो हमें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड हमने वो जिसके मुताबिक हमने ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया था। अगर डिज़ाइन उसको किया ज़्यादा वोल्टेज के लिए, अगर वो 220 लेके मुझे 400 वोल्ट दे रहा है तो मेरे एक्चुअल वोल्टेज क्या हो गया? 400। समझ आ रही है ना? मिसाल के तौर पर ये एक ट्रांसफार्मर है आपका, मैंने बच्चों को समझाया था ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन। आपका एग्जांपल है कि यहाँ से मैंने इसको 220 वोल्ट सप्लाई दी और वो मुझे कितनी दे रहा है? 440 दे रहा है या 500 वोल्ट दे रहा है, जितने भी वोल्टेज दे रहा है। तो ये कौन सा हो गया वोल्टेज? ट्रांसफार्मर स्टेप अप। एक्चुअल वोल्टेज मेरे पास ये आ गया। आपकी गली में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, मोहल्लों में लगे होते हैं, उस पे इनपुट सप्लाई कितनी होती है? 11,000 वोल्ट होते हैं। एक्चुअल आपको घर में सप्लाई के लिए चाहिए कितने होते हैं? 220 चाहिए होते हैं ना। आप उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए कम करके वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और आउटपुट पे आपको मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन क्रिएट किया था आपने कि करंट कैसे बढ़ जाती है? करंट कैसे बढ़ जाती है? अगर आपने वोल्टेज को कम करना है तो मैंने आपको समझाया था करंट बढ़ेगी। अगर वोल्टेज को कम करना है तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्नें हमें कम डालनी पड़ेंगी, ऐसे ही है। अगर हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर कम टर्नें डालते हैं और कंडक्टर को मोटा कर देते हैं, कंडक्टर को मोटा कर देते हैं, यानी कि वो जो वायर आप डाल रहे हो उसके मोटे वायर कर दें तो वो करंट को बढ़ा के हमें देती है। याद रखना, जब भी हमने वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो ये कंडक्टर बारीक टर्ने और ज़्यादा टर्ने बना देते हैं, ये वाला आउटपुट में। अगर वोल्टेज को मैंने कम करना है तो करंट ज़्यादा होगी, तो करंट ज़्यादा के लिए मोटा कंडक्टर यूज़ होता है, ठीक है। अगर इसकी टेपिंग्स निकाल ली जाए, मिसाल के तौर पर ये 440 है, इसके सेंटर में मैंने टेप निकाल दिया तो ये मुझे यहाँ से सप्लाई हुई इनपुट और एक यहाँ पे मैंने वायर जोड़ दी, यहाँ से सप्लाई लेता हूँ तो अब इसकी हाफ वाइंडिंग यूज़ हो रही है। तो हाफ वाइंडिंग पे कितने वोल्टेज आएगा? टोटल वाइंडिंग पे 400 है तो हाफ पे कितने होंगे? 200। तो मुझे 200 आउटपुट मिलने लग जाएगी। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हमको क्या चाहिए होता है। तो आपको ये समझ आ गया? जी सर। कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं? जी सर। वोल्टेज क्या होते हैं आपके? जी सर। करंट क्या है? जी सर। रेजिस्टेंस क्या होती है? जी सर। अब है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी सर्किट में या किसी भी पॉइंट पर, किसी नुक्ता में इलेक्ट्रॉन की ज्यादती या कमी, ज्यादती होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कमी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको हम उसका चार्ज कहते हैं। जैसे आपके बैटरी टर्मिनल्स हैं, उस पर एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। जी सर। उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। जी सर। ठीक है, ठीक है। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होता है।
इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के मरकज में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर मदार में उसमें घूम रहे होते हैं, उन पे हाँ गर्दिश कर रहे होते हैं, ठीक है, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हाँ इसमें एक एमसीक्यूज बनता है जो आपको आता है, इलेक्ट्रॉन पर डैश चार्ज होता है तो आप बताएंगे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर डैश चार्ज होता है आप बताएंगे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर डैश चार्ज होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन डैश मतलब किस तरह किसके गर्दिश करते हैं, आप कहते हैं एटम के न्यूक्लियस के बाहर मदार में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं आपसे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ मैंने अभी आपको समझाया, क्या करंट जो है वोल्टेज के बराह रास्त मुनासिब और रेजिस्टेंस के बशर्त ये कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, टेम्परेचर उसका दर्जा हरारत। जब आप किसी चीज़ को करंट देते हो तो उसका दर्जा हरारत चेंज होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। आप जो कोई काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का या जैसे ये भाई कर रहे हैं तो उसको पता होगा ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग, कंडक्टर किसी भी चीज़ में चल रहे हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट की जो उसका टेम्परेचर है अगर हर सर्किट में वो सेम नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, इस वजह से ये ऑपोजिट बन जाता है उनका, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है जी रेजिस्टिव लोड क्या होता है, इंडक्टिव लोड क्या होता है, कैपेसिटिव लोड क्या होता है। रियल में आपके जो होते हैं फेस, देखें आपकी करंट चल रही है, ये कौन सी सप्लाई है, एसी या डीसी? करंट है, ये आपकी करंट चल रही है जी सर। जिस एंगल पर, जिस सिमत में, जिस फेज के साथ, जिस फेज पर आपकी चल रही है उसी पर आपके वोल्टेज चल रहे होते हैं। अगर तो सेम है दोनों में, फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। ऐसा लोड जिसमें करंट और वोल्टेज एक ही एंगल पर चल रहे होते हैं, एक ही फेज पर चल रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिव लोड, याद रहेगा, जिसमें फेज और न्यूट्रल एक ही एंगल पर चल रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिव लोड। देखिए यार ठीक है। नेक्स्ट है जी इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में क्या होता है, आपकी करंट जो होती है वो इससे 90 डिग्री पीछे रह जाती है वोल्टेज से। अगर मैं इसको वोल्टेज अज्यूम करूं तो आपकी करंट यहां से स्टार्ट होगी, इससे पीछे से चलेगी, यानी 90 डिग्री नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव लोड। ऐसा लोड जिसमें आपकी जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाए, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव लोड। जैसे आपका पंखा है, इसमें कॉइल यूज हो रही होती है, जहाँ भी कॉइल यूज होगी वो इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड क्या कैपेसिटर के बगैर आप चला सकते हो? नहीं चलता ना। अगर पंखे में कैपेसिटर निकल जाए तो चलेगा नहीं। अब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है इसको कैपेसिटिव लोड फराहम करता है। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, करंट जो होती है आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री अबव हो जाती है। किसी भी मोटर को, किसी भी चीज़ को चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है इंडक्टिव लोड को। इंडक्टिव लोड कौन सा होगा, जिसमें कॉइल वगैरह यूज़ हो रही होती है, तो उसको स्टार्ट होने में क्या होता है, ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है। अब अगर वो इंडक्टिव लोड है तो करंट उससे क्या होता है, पीछे है, तो क्या उस पर स्टार्ट हो सकती है? नो सर, नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको कैपेसिटिव लोड देते हैं। कैपेसिटिव क्या करता है, उसमें आपकी जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री ऊपर चली जाती है। ये देखिए ये 0 डिग्री है, ये अबव आ गया, ये लो आ रहा है, ठीक है। इसमें करंट जो होती है लीड कर जाती है। इंडक्टिव लोड में करंट लैग है, पीछे है। कैपेसिटिव लोड में आपकी करंट लीड कर रही है और वो आगे है। इंडक्टिव लोड की समझ आ गई। कैपेसिटिव लोड जिसमें करंट जो होता है आपके अप्लाइड वोल्टेज सोर्स से 90 डिग्री अबव चल रहा होता है और ये ज़्यादा करंट होती है। हम इंडक्टिव लोड को विदाउट कैपेसिटर यानी कि उसकी करंट को बढ़ाए बगैर नहीं चला सकते, इसलिए हम उसको एक कैपेसिटर ऐड करते हैं और कैपेसिटिव लोड बना के उसको देते हैं
जिससे हमारा वो मोटर या पंखा जो भी होता है वो स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने में उसको मदद मिलती है। समझ आ गई इस चीज़ की? अगर इंडक्टिव कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड के मुझे बयान कर लोगे इंडक्ट अब बंद करो। ठीक है।